हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अचीव सीएपीएफ के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सीएपीएफ एसी पेपर 2 जो है 2022। उसमें जो आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स लिखने होते हैं उसमें से एक आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। ठीक है। और पर्पस इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेने का ये है कि आप समझ पाएं कि आर्गुमेंट्स को कैसे टैकल किया जाता है एग्जाम में, रियल टाइम एग्जाम बेसिस पे। और वहाँ पे जो कंटेंट होता है वो कहाँ से लाएंगे। इसके साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चरिंग भी देखेंगे कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट तब भी फॉलो करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आर्गुमेंट्स को लिखते समय इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल आई वुड से कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और छोटा सा कंक्लूजन ज़रूरी होता है, ताकि आप एग्जामिनर को टॉपिक से अवेयर करवा दें। ठीक है। तो ये दो आर्गुमेंट्स आपके पेपर में आए हुए थे। एक वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड और दूसरा यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि नॉर्मली एक कॉमन सेंस जो होता है उसके बेसिस पे जो है वीडियो गेम्स वाला टॉपिक अटेम्प्ट किया जा सकता है थोड़ा इजीली कंपैरेटिवली। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को नहीं सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक। ये पूछा क्यों गया है? पूछा इसलिए गया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे द ऑन द रेलेवेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और यूनाइटेड नेशंस बाई एंड लार्ज अगर देखा जाए तो अनसक्सेसफुल रहा है वॉर को रोकने में। ठीक। ये क्वेश्चन अभी इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को जो बनाया गया था जब, तो इसी पर्पज से बनाया गया था कि वॉर को रोका जा सके। ठीक है। आगे फ्यूचर में चल के वॉर ना होने पाए या कोई भी रीजनल वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट होने पाए, इसी के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया था। तो फिलहाल इसकी इसके होने पे ही, इसकी एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो इसीलिए यूपीएससी ने इसे पूछा है और हम लोग आज इसे देखेंगे कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था रियल टाइम एग्जाम बेसिस पे। ओके। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए, एग्जामिनर जो है उसको ऑब्वियसली पता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेकिन जब भी आपसे कोई पूछता है कि मुझे ये चीज बता दो, तो आप हल्का सा उसका एक बैकग्राउंड देते हैं ताकि आपका एक पूरा एक जो पूरा एक फ्लो है वो मेंटेन हो पाए। कि आपने बताया कि ये चीज है, इसका प्लस ये है, इसका माइनस ये है, ऐसा होना चाहिए। तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। इसलिए कोई भी राइटअप लिखते समय आप इंट्रो, थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो जहाँ पे ज़रूरी है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग में इंट्रोडक्शन नहीं डालना होता है। ठीक है। वो एक प्रोफेशनल करेक्टर को आप आपके चेक कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे इंट्रोडक्शन जैसा कुछ होता नहीं हो, तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट है। पर यहाँ पे अगर हो सके, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है ऐसे आए जहाँ पे मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं पढ़ सकता है। हालांकि अगर आप डालना चाहे तो एग्जाम्पल के लिए एसए में आपके पास एक टॉपिक आया था, प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट। कुछ ऐसा करके स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। यहाँ पे तो कॉजेज एंड इफेक्ट हो गया। मेरा कहने का मतलब जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, ठीक है। अगर ऐसे टाइप का टॉपिक आपके आर्गुमेंट में ही पूछ लिया जाए, तो वहां पे इंट्रोडक्शन को डालने के जो चांसेस हैं, या वहां पे एक जो एक आप बोल सकते हैं एक जो ब्यूटी निकल के आती है एक पूरे राइटअप की, हो सकता है वहां पे वो इंट्रोडक्शन ना रिक्वायर्ड हो, ना पढ़ पाए। ठीक है। तो ऐसी जगह पे अवॉइड कर लेंगे। अदरवाइज कोशिश कीजिए कि एक हल्का सा बैकग्राउंड जो है, ब्रीफ बैकग्राउंड शुड बी देयर। ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, with this argument. So first thing first, I have put a small introduction about United Nations Organization. United Nations Organization is an intergovernmental organization which was established after World War II. तो ये तो आपको बताया ही क्यों क्यों स्टैब्लिश किया गया था। तो क्यों स्टैब्लिश किया गया था? मेंटेन पीस एंड म्यूचुअल हार्मनी के लिए।
ताकि फ्यूचर में वॉर नहीं हो पाए। हाउएवर, सिंस इट्स इंसेप्शन, इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, यही हो रहा है करंट में। तो ये जो आपको आर्गुमेंट मिला था, इसको यहाँ पे हमने डॉट को कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अब क्या रहेगा कि एक अब्रप्टनेस नहीं लगेगी, एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। हमने एक हल्का सा बैकग्राउंड दिया और उसके साथ आर्गुमेंट का जो आपको टॉपिक मिला था वो लिंक कर दिया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आर्गुमेंट्स फॉर। अब बच्चे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो करते हैं, आप एक चीज समझ के चलिए कि ऐसे और आर्गुमेंट ये पेपर 2 का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा नंबर यहीं पे है आपके। तो इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत से बच्चों के नंबर नहीं आते, क्यों नहीं आते? कारण बहुत सिंपल सा है, रीजन बहुत सिंपल है। वो आर्गुमेंट्स फॉर या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट स्टेटमेंट जिस हिसाब से होता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट। बहुत सारे बच्चों को पता है, सबको लगभग पता है कि हाँ वो काम नहीं कर पा रही है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है। तो क्या करते हैं कि इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए फॉर में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिख देंगे। अब इस आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए उनके पास उतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते ही नहीं है। रिजल्ट कि फॉर वाले पॉइंट्स तो स्ट्रॉन्ग हो गए, पर अगेंस्ट वाले पॉइंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब अगर आप इससे सोचे कि हमारे नंबर जो है वो अच्छे आ जाएंगे, हमको इस पे अच्छा नंबर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यूपीएससी में आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट क्यों पूछा जा रहा है सीएपीएफ के पेपर में, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। कल को आप गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, हो सकता है वो सही ना हो, मे बी, ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना है तो उसके अगेंस्ट में आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। इसीलिए टेस्ट होता है, क्योंकि आप सिक्योरिटी फोर्सेज में हैं। समझ पा रहे हैं? अभी यहाँ पे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। तो फॉर में देखते हैं, यूएन हैज नॉट बीन एबल टू प्रिवेंट वॉर्स। फॉर एग्जांपल, अरब इसराइल वॉर हुआ था, सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पे अटैक कर दिया था। इंडो पाक वार जो कि होती रहती है, कोरियन क्राइसिस 1950s में, जहाँ पे फिर इंटरफेरेंस हो गया था रशिया एंड यूएस का, फिर वियतनाम वॉर यूएस। These wars led to enormous suffering and affected human capital as well. अब ये सब जो है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगा। ये सब वर्ड्स जो हैं यूज कर कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हमने पहला पॉइंट डाला। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यूएन कुड नॉट एनफोर्स यूएन चार्टर। ऑफन कंट्रीज हैव बीन criticize have been ignorant about views of UN organization, for example चाइना इन साउथ चाइना सी। ठीक, अब यूएन का जो यूएन का एक समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सेट ऑफ बॉडीज हैं, इसके अंदर बहुत सारी बॉडीज आती हैं। यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली आता है, फिर यूएनएससी आता है, फिर यूएनएचआरसी आता है, ऐसे करके एक इंटरनेशनल कोर्ट भी है यूनाइटेड नेशंस का। तो उनकी रूलिंग आई हुई थी स्प्रैटली आइलैंड्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा। चाइना ने उसे, उनकी रूलिंग को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहना यह है कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो जो यूएन चार्टर एक बना हुआ है, जब यूनाइटेड नेशंस बना हुआ था तो कंट्रीज ने मिलकर एक चार्टर डेवलप किया था कि हम इसी रूल के तहत ब्रॉड लेवल पे काम करेंगे। वो कोई मान ही नहीं रहा है भाई, उसका उसी का एक हमने एग्जाम्पल दे दिया कि साउथ चाइना सी में चाइना नहीं मान रहा है, पाकिस्तान जो है इग्नोरेंट है। जो रेफरेंडम हुआ था कश्मीर के ऊपर, अब वो अगर आप रेफरेंडम देखना चाहें तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे वो रेफरेंडम नंबर नहीं याद है, बहुत छोटा सा पेज है, मुझे लगता है 2 या 3 पेज का पूरा रेफरेंडम ही है। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कश्मीर में गलती किसकी है। तो अगर वो आप यूएन का रेफरेंडम पढ़ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मोटी मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंडम की जो कंडीशंस है, वहाँ पे प्लेबिसाइट होना है,
अब प्लेबिसाइट होने के लिए पहली कंडीशन जो है कि पाकिस्तान शुड विदड्रॉ its army from Pak occupied Kashmir. Thereafter, India will withdraw from the Indian part of the Kashmir. Then the referendum would happen, and as per the results, the Kashmir would either join India or Pakistan, something like this. Okay, but since Pakistan is being ignorant, so the process has not been carried out till date. Okay. The third point, another criticism of UN is that it has become a platform for serving self-interest. Obvious सी बात है. अभी आप इसका recent example जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है जो रशिया के अगेंस्ट, जैसे कि बूचा मैसेकर हुआ था जहाँ पे रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया कि वो अगेंस्ट दी ह्यूमन राइट. ओके, तो अभी बूचा मैसेकर जो हुआ वहाँ पे रशियन अथॉरिटीज ने, रशियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि दैट किलिंग, दैट मास मर्डर वाज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स. ठीक है, देयर वर लार्ज स्केल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. ठीक, तो वहाँ पे रशिया ने एक्सेप्ट तो किया, पर यूनाइटेड नेशंस में जब रेजोल्यूशन आया तो रशिया ने किसी आज तक, अभी तक यूक्रेन से रिलेटेड कोई भी रेजोल्यूशन आया है तो रशिया ने वीटो कर दिया है. ठीक है, सिंपली कहना यह है कि यूनाइटेड नेशंस, स्पेशली यूएनएससी जो है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है. बाकी कंट्रीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने में ही मनमर्जी चल रहे हैं. तो इसलिए अब यूनाइटेड नेशंस अब वो ग्लोबल लेवल की बॉडी ही नहीं रह गई है. वो तो बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं, बिग पावर्स आर कंट्रोलिंग द प्लेटफॉर्म एंड सर्विंग देयर इंटरेस्ट एज वेल. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पंडित्स. अब ये आपको यूज करना आना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो ये सब बहुत आराम से यूज कर पाएंगे. ऑल्सो आर्ग्यू दैट यूएन हैज बिकम पॉन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, तो यही जो ऊपर बात हुई थी इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया. अगेन, इट्स एक्शंस आर बीइंग जज्ड एज यूरोसेंट्रिक. ठीक, यूरोसेंट्रिक बोलते हैं कि आप कोई भी थॉट प्रोसेस, आपका कोई भी डोमिनेंट पैराडाइम है, वो यूरोप को सेंटर में लेके देखा जा रहा है. उदाहरण के तौर पे जब भी हम लोग देखते हैं ना कि हमारे यहाँ सड़कें साफ नहीं है तो हम क्या करते हैं, रोड्स आर नॉट क्लीन. ओके, तो हम क्या करते हैं, वी ऑफन टेंड टू कंपेयर आवरसेल्फ, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विद दैट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. ओके, दिस इज कॉल्ड यूरोसेंट्रिक थिंकिंग. ओके, तो वही बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्लेटफॉर्म है, उनके जो एक्शंस हैं वो यूरोसेंट्रिक है. एग्जाम्पल के तौर पे अफगानिस्तान क्राइसिस में यूएन ने उतनी तेजी के साथ काम नहीं किया जितना कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में. आप देखिए यूएन के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो रशिया, सॉरी, यूक्रेन में कितनी बार जा चुके हैं, एक एक जो स्पॉट है वहां पे गए हुए हैं, इवन इन द डेंजरस जोन, बट ही डिड नॉट पे एनी विजिट टू अफगानिस्तान. ओके, नाउ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट. अब आपको आर्गुमेंट अगेंस्ट में ही उतने ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखने हैं. अच्छा, एक बार आप सोच के देखिए कि if UN has failed completely, then why it is there at the first place? I mean, there are so many countries, there are developing countries, LDCs, they would have revolted because of this, but they have not. What is the reason? The reason is UN is not completely dysfunctional. It has some functions, it is doing some great work, though it may have not been able to control war. So let us see arguments against. Though it could not prevent regional wars, there has been no war, no global war since its inception that can be characterized as global war. Okay. Understood? The second point, UN peacekeeping mission. अब आप इसके बारे में जानते ही होंगे कि यूएन पीस कीपिंग जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम बोलते हैं यूएनओ तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लेटफॉर्म्स.
उसमें से एक यूएन पीस कीपिंग भी है। यूएनएससी, यूएनजीए, यूएनएचआरसी, बहुत सारे हैं। ठीक है। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वो पीस को मेंटेन करने के लिए स्पेशली अफ्रीकन, यूएन पीस कीपिंग मिशन जो हैं वो पीस को मेंटेन करने स्पेशली अफ्रीकन रीजन में बहुत सारा काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि इंडिया इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। ठीक है। और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूएन एज अ होल का कौन है? यूएस रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे जो है स्पेंडिंग को कट किया गया था, उस पर भी बहुत सारा मतलब क्रिटिसिज्म हुआ था, पर उस टॉपिक में हम जाएंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट हमने लिखा। तीसरा पॉइंट, यूएन के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम चलते हैं वो भी बहुत सारे लोगों की जान बचा रहे हैं। अगर हम बोल देंगे कि यूनाइटेड नेशंस को ख़त्म कर दो, यानी कि ये सारे काम भी, ये जो भी चल रहा है ना, ये सब भी रुक जाएंगे। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि क्राइसिस जो शायद टाली जा सकती है या टल गई है, वो आगे होनी तय हो जाएगी। फिक्स हो जाएगा, क्राइसिस होनी ही है। क्राइसिस होती क्यों है? जब भी रिसोर्स क्रंच होता है। ठीक है। तो रिसोर्स मोबिलाइज करना पड़ता है। कोई तो बॉडी चाहिए, कोई तो इंटरमीडियरी चाहिए जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सके। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो दो कम्युनिटीज, दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जानी तय होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जो फूड एंड मेडिकल सप्लाईज हैं यमन और सूडान में भेजी जा रही हैं। ठीक। मैनेजमेंट ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस बाई यूएनएचआर इसके बारे में हमने बात की है। और भी अगर देखा जाए तो कोविड क्राइसिस में यूएन ने $2 बिलियन का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस फंड जो है वो लॉन्च किया था। एलडीसी, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में कोविड से फाइट करने के लिए। ऑब्वियसली क्योंकि जो भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब मेनली वो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, या अदरवाइज जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं जो कि टूरिज्म पे बेस्ड है लार्जली। तो अब उनके पास फाइनेंस का कोई जरिया रह नहीं गया था। ठीक है। कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था। अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा तो अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा तो अपने कंट्री के जो उनके सिटीजन्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन्स कैसे कैसे खरीद पाएंगे, कैसे लॉन्च होगी वैक्सीन्स वहां पर। ठीक है। तो इसलिए यूएन ने लॉन्च किया था $2 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बाकी बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने लेवल पे जो करना चाहा वो तो किया ही। और लास्टली, यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लो इनकम एंड लिस्ट। हम लोग ये सोचते हैं ना कि प्लेटफॉर्म का काम क्या है। आप एक बार सोच के देखिए सिंपल, कि हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या क्या है। बहुत सारे हैं। एससीओ है, बिमस्टेक है, और क्या है, एपेक है, ब्रिक्स, सार्क, ओआईसी, नेटो भी एक ग्रुपिंग एक तरीके से बोल सकते हैं। मोटा मोटी आप ईयू बोल दीजिए। ओके। नेटो कंट्रीज माइनस यूएस माइनस कनाडा इज इक्वल टू ईयू। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स तो हैं, पर ये क्या है? रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन को फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन पे इनका टारगेट है। ठीक। ग्लोबल लेवल पे नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि सारी कंट्रीज तो इनवाइटेड है नहीं। तो अगर किसी कंट्री को कोई डिसएग्रीमेंट है तो वो कहाँ पे दिखाएंगे, कैसे कैसे शो करेंगे? या इन जनरल एक जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होती है, क्योंकि क्या होता है, जो रिच कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, दे डू नॉट पे अटेंशन टू द कंसर्न्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जनरली। तो उसमें होता क्या है कि कंट्रीज फिर क्या करती हैं, यूएन का प्लेटफॉर्म यूज कर लेती हैं। इसलिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना जरूरी है जहां पे
सारी कंट्रीज आपको सुनेंगी। ठीक है, तो यूएन का एटलीस्ट ये रेलेवेंस तो है ही। अब ये पॉइंट, इन चारों में ये पॉइंट थोड़ा सा वीक था, इसलिए सबसे लास्ट में। ठीक है, अदरवाइज चारों पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। ऑल द 4 पॉइंट्स आर हैविंग सम रेलेवेंस। ओके, तो ये चीज अब हमने देख ली। नाउ यू कैन सी द आर्गुमेंट्स फॉर एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, बोथ आर इक्वली पावरफुल आर्गुमेंट। ठीक है, आपको आर्गुमेंट जो पेपर में हैंडल करना है वो ऐसे ही हैंडल करना है। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि आर्गुमेंट फॉर आपने बहुत स्ट्रांग लिख दिए 4, और आर्गुमेंट अगेंस्ट में आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है या आपने हल्का लिख दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक कंक्लूजन जो है वो छोटा सा हमने डाल दिया, बहुत बड़ा नहीं है। इन अ नटशेल, दो यूएन हैज नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, इट्स रिफॉर्मेशन इज ए नीड ऑफ आवर। जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यूएन में प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ी बोलेंगे ये स्क्रैप कर दीजिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, बिहेव लाइक दैट। ओके, सो बी ऑप्टिमिस्टिक कि हम उसको रिफॉर्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। तो आपको ऐसे ही हैंडल करना होता है आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट को। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।